जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज से फिर एक बार एक नई जोश नई उमंग के साथ जज्बा क्लासेस में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमें बताना है कि कहाँ से मिलती है, कथा वस्तु से, आगम सूत्र से, रास्तरंगिणी से या गोपद से। तो जैन धर्म के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है आगम सूत्र से। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब होगा। जैन धर्म से हमें जानकारी मिलती है, जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है हमें आगम सूत्र से। और कथा वस्तु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कथा वस्तु से हमें जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? कथा वस्तु से मिलती है। और अगर हम बात करें रास्तरंगिणी की, रास्तरंगिणी में हमें कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन जो कराती है वो कौन सी पुस्तक है? वो है रास्तरंगिणी। और गोपद की अगर हम बात करें तो ये गोपद संबंधित है अथर्ववेद से। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है हमारा गौपद। ये इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है और अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गौपद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अशोक या बिंदुसार। तो फाहियान जो भारत आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और जो ये फाहियान था ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में। हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन के समय में आने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था हुएनसांग। हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। अशोक और बिंदुसार ये दोनों मौर्य वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इसमें हमें बताना है किस मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर या बहादुर शाह जफर। अगर हम यहाँ बात करें बहादुर शाह की तो बहादुर शाह को जाना जाता है शाह ए बेखबर के नाम से। और जहांदार शाह को जाना जाता है ये जो जहांदार शाह है इसको ये मतलब एक बहुत ही क्या था, ये लंपट मूर्ख था एक तरह का। इसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था, इसने अपने शासन के काल के दौरान एक वैश्या थी जिसका नाम था लाल कुमारी, उसको भी अपने शासन के अंदर हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रखी थी इस जहांदार शाह ने। इसलिए इसको लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। किसको? जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है? लंपट मूर्ख। ये आपसे पूछ भी लिया जाता है तो इसको जाना जाता है लंपट मूर्ख के नाम से। वहीं अगर फर्रुखसियर की बात करें तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता है? इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर, ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह जफर को। शाहजहाँ और ये जो जहांदार शाह है इसको जाना जाता है लंपट मूर्ख के नाम से। और फर्रुखसियर को जाना जाता है घृणित कायर के रूप में। और जब हम बात करते हैं मुगल सम्राट के बारे में, जब हम पढ़ते हैं पूरे मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, तो इसका सबसे अंतिम जो माना जाता है सम्राट वो माना जाता है बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट, स्वतंत्र अवध का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है सादुत्तौला, बी मुर्शीद कुली खां, चिनकिलिच खां या सादत खां। तो स्वतंत्र अवध का जो संस्थापक था ये हमें बताना है और अवध का संस्थापक था सादत खां। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए एकदम सही जवाब होगा। सादत खां ही था जिसने अवध को स्वतंत्र कराया था। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सादुत्तौला की, तो सादुत्तौला जो हुआ करता था ये कर्नाटक का स्वतंत्र शासक था। ये कहाँ का था? कर्नाटक का ये स्वतंत्र शासक था सादुत्तौला। और मुर्शीद कुली जो खां है ये बंगाल का स्वतंत्र शासक था प्रथम। या बंगाल का संस्थापक भी कौन था? बंगाल का जो स्वतंत्र शासक था वो पहला बनने वाला भी कौन था? ये मुर्शीद कुली खां था। और चिनकिलिच खां की अगर हम बात करें तो ये है हैदराबाद का संस्थापक। इसने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की थी चिनकिलिच खां ने। किसकी करी थी इसने? हैदराबाद की।
क्लियर है। चलिए देख लेते हैं तो कौन कौन सा। ये जो शहादतुल्लाह है ये कर्नाटक का संस्थापक, मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक, चिनकिलिज खां हैदराबाद का, और अवध का था हमारा शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताना है गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना 1106 में हुई थी, 1206 में हुई थी, 1306 में हुई थी, या 1210 में हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब होगा। और गुलाम वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हुआ करता था ये इस वंश का संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो ये 1206 ईस्वी में क्या बना था? पहला इसका शासक बना है, इसका संस्थापक भी यही था। और इसके बाद जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 में ये बना था, और 1210 में क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो गुलाम जो बनता है इसका ही दामाद होता है, जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गुलामों का गुलाम के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी कुबाचा, सी यालदोज, और डी इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम की अगर हम बात करें तो ये जाना जाता है इल्तुतमिश को। ये इल्तुतमिश जो है इस कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ अगर हम बात करें तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही निर्माण कराया था कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार का निर्माण कराने वाला भी कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसी के साथ अगर यहाँ पर ये जो कुबाचा यालदोज है ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये तीनों इसी के हुआ करते थे गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन कौन थे? तो कुबाचा, यालदोज और इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी इसको कहा जाता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये ऐबक भी खुद गुलाम था गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम था गौरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम है वो था यहाँ पर इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों के गुलाम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है। कांगो नदी, नील नदी, जाम्बेजी नदी, या फिर लिम्पोपो नदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब होगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी को जाना जाता है मतलब ये जो जाम्बेजी नदी है इसी के ऊपर स्थित है हमारा विक्टोरिया जलप्रपात। कांगो नदी की अगर हम बात करें तो ये कांगो नदी अफ्रीका में बहती है। ये अफ्रीका में बहने वाली एक नदी है जो कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है, और विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा से 2 बार होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। नील नदी की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, और ये विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। ये अफ्रीका की भी और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है नील नदी। और ये जो दोनों नदी हैं कांगो भी, नील नदी भी और जाम्बेजी भी, ये तीनों ही नदी, और लिम्पोपो भी, ये चारों की चारों जो नदियां हैं ये चारों नदियां कहाँ की हैं? ये चारों की चारों नदियां ही अफ्रीका की हैं। कहाँ की है चारों नदियां? अफ्रीका की हैं ये चारों की चारों नदियां। और लिम्पोपो की अगर हम यहाँ बात करें तो लिम्पोपो जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, या ये मकर रेखा से 2 बार होकर गुजरती है लिम्पोपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेंटोस बंदरगाह कहाँ पड़ता है। वेनेजुएला, चिली, अर्जेंटीना, या ब्राज़ील। तो सेंटोस बंदरगाह पड़ता है ब्राज़ील के अंदर। और सेंटोस बंदरगाह ये बहुत ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी के लिए, इसलिए सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और वेनेजुएला, चिली और अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये चारों के चारों ही देश पड़ते हैं दक्षिणी अमेरिका के अंदर। चिली की अगर हम बात करें तो चिली में है विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान जिसका नाम है चिक्वी कमाटा। क्या नाम है? चिक्वी कमाटा। और ये जो चिक्वी कमाटा है ये तांबे की सबसे बड़ी खान है चिक्वी कमाटा। ये पूछी जाती है, याद रखिएगा। तो चिक्वी कमाटा क्या है? ये तांबे की सबसे बड़ी खान है जो कि चिली के अंदर पड़ती है। और अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मांस निर्यात करने वाला जो देश है वो कौन सा है? अर्जेंटीना जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा
मांस का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला जो है ये बहुत फेमस है, तेल के भंडार यहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया, ये दो इम्पोर्टेंट है साउथ अमेरिका के दोनों देश, वेनेजुएला और कोलंबिया, यहाँ पर तेल उत्पादक कंट्रीज़ हैं ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है भारत की पहली गवर्नर कौन थी? तो अगर हम भारत की पहली गवर्नर की बात करें तो भारत की पहली गवर्नर थी सरोजनी नायडू। ये भारत की पहली गवर्नर होने के साथ साथ ये हमारे उत्तर प्रदेश की क्या थी, पहली गवर्नर भी थी। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी थी। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, महिला। तो भारत की जो पहली राज्यपाल बनी है महिला, उनका नाम है श्रीमती सरोजनी नायडू, और ये हमारे उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। यहीं पर अगर हम बात करें श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, तो ये भारत की पहली प्रेसिडेंट महिला बनी थी। इनसे पहले कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। और यहीं अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो ये भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर बनने वाली महिला हैं। और कल्पना चावला ये भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की हम बात करेंगे तो ये है हिंदी। क्या होती है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा? हिंदी है। और याद रखना हिंदी जो है वो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में दो राजकीय भाषा हैं, एक तो हिंदी और दूसरी उर्दू। उर्दू को जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनाया गया था वो बाद में बनाया गया था, और पहले बनाया गया था हिंदी को। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीज़ें? चलिए, तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज्बा क्लासेस आपके लिए हमेशा ऐसे ही तैयारियों के साथ आपके साथ खड़ा है, आपकी तैयारी करवाने के लिए। और इसी के साथ आप सभी को इसकी अगर पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट में बता देना। आपको जज्बा क्लासेस के टेलीग्राम लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।